अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया में, वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया के बारे में, वो स्ट्रक्चर थी बैक्टीरिया की, उसका साइज़, उसका शेप, उसमें जो कंपोनेंट्स थे वो, फिर उसके अंदर रिस्पायरेशन, उसकी रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ हमने उसमें डिस्कस किया। फिर जब हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस की थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये कुछ बीमारियां भी कॉज करता है। अब चूंकि ये बीमारियां कॉज करता है और हमने ये भी पढ़ा था कि स्पाइलेज ऑफ फूड जो है उसका भी जिम्मेदार है, यानी खुराक के गलने सड़ने का, उसके तबाह होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है, इसलिए फिर हमें इसको कंट्रोल करने का तरीका भी आना चाहिए। तो उससे निस्बत से हमने अगला टॉपिक कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना होगा कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनका हमें पता नहीं होता कौन सी मेडिसिन कब यूज़ करनी और कितनी यूज़ करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको मिस यूज़ कर जाते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई डोज ले ली या बार बार एक डोज को रिपीट कर लिया। तो उस मिस यूज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं या जो नुकसान होते हैं वो क्या हैं, वो भी हम इसी के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। यानी आज हमने दो बातें डिस्कस करनी मेरा बेटा। एक पहली बात जिसमें हमने ये डिस्कस करना कि बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। और दूसरी बात जो आज हमने डिस्कस करनी वो होगी यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स का असल या सही यूज़ क्या है और गलत यूज़ क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आज हमें डिस्कस करनी वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया क्या है? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से मुराद है कि हम उसका सेल नंबर ना बढ़ने दें, हम उसको ग्रोथ ना करने दें, ताकि वो कम से कम नंबर में रहें, कम से कम मिकदार में रहें और वो कम से कम डिस्ट्रक्शन कॉज करें सेल्स में भी और दूसरी जगहों पे भी। उसके लिए क्या तरीकाकार है? अब उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे ज़रूरी है? वो इसलिए कि हम कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़रूरी है होम्स में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी और मेडिकल फील्ड्स में भी। कंट्रोल की वजह क्या है? ताकि हम डिसीज़ प्रिवेंट कर सकें, बीमारियों से बच सकें और स्पाइलेज ऑफ फूड जो है वो कम कर सकें, स्पाइलेज ऑफ फूड को रोक सकें। इन दो मेन कॉजेज़ की वजह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के दो बेस्ट मेथड नाउन हैं जो हम यूज़ करते हैं। उनमें पहला है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। अगर मेरा बेटा हम फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस करें तो इसमें जो सबसे बेस्ट प्रोसेस आता है वो है स्टीरिलाइजेशन का। स्टीरिलाइजेशन से मुराद है मेरा बेटा किसी भी चीज़ को जरासीम से पाक करना, उसको धोना, उसको साफ कर देना, क्लीन कर देना। तो ये ऐसा प्रोसेस है इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इस तरीके कार में हम फिजिकल एजेंट यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजेंट्स? द एजेंट्स विच एक्ट अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, यानी आउटसाइड द बॉडी, जिसको आप कह रहे हो अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क करेगा उसको हम कहेंगे फिजिकल एजेंट्स। अब वो कंट्रोल करेंगे बैक्टीरिया को और साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद कोई और भी ले सकते हैं, यानी तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्टीरिलाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है। इसलिए हमने लिखा कि जो स्टीरिलाइजेशन है ये डिस्ट्रक्शन है ऑल लाइफ फॉर्म्स की, तमाम किस्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है उसको ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, तबाह कर देता है। और औजार हों या कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर वो मौजूद हो उससे ये साफ कर देता है उनको। इसका जो तरीका है स्टीरिलाइजेशन का, इसमें हमारे पास जो तरीकाकार आते हैं वो पहला है हमारे पास हाई टेम्परेचर और दूसरा रेडिएशन और तीसरा मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं। तीन तरीके हैं स्टीरिलाइजेशन के। पहला तरीका जो कि है हाई टेम्परेचर, उसमें हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर मिनिमम जो होता है 140 फ़ारेनहाइट का है और 140 फ़ारेनहाइट को अगर आप चेंज करें डिग्री सेल्सियस में तो वो बनता है 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक ये टेम्परेचर यूज करके तो चीज़ों को स्टीरिलाइज किया जाता है, उनको साफ किया जाता है जरासीम कुश अद्वियात लगा के। अब ये जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं ये किस तरह यूज करते हैं उसके भी दो तरीके हैं। एक है हमारे पास ड्राई हीट। ड्राई हीट जो है उसमें हम क्या ये जो है ना पहली वो है मॉइस्ट हीट। ऊपर जो है हमने लिखी, इसमें हम कहते हैं कि ये मॉइस्ट हीट है पहला जो हम जिक्र करते हैं। मॉइस्ट हीट जो है इसमें हम यूज कॉज करती है कोआगुलेशन,
कोआगुलेशन मीन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जम जाना, और ये ऑटोक्लेव में होती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए, और उसमें क्लीन ऑफ सर्जिकल ड्रेस जो डॉक्टर पहनते हैं उनके लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। जबकि जो ड्राई हीट ऑक्सीडाइज करवाती है केमिकल्स को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 से 4 घंटे के लिए, और ये होती है ओवन में, वो होती है ऑटोक्लेव में। यानी इनकी एक स्पेशल मशीन होती है या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किया जाता है। मॉइस्ट हीट वाला जो है वो किया जाता है हमारे पास ऑटोक्लेव में, और ऑटोक्लेव जो है वो एक मशीन है ओवन लाइक ही है जिसमें कि एक स्पेशल टेम्परेचर पे उसको स्टीरिलाइज किया जाता है, चीज़ों को रखा जाता है। उसके ऊपर टेम्परेचर जो दिया जाता है वो है हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे सर्जिकल ड्रेसेस जो पहने जाते हैं वो और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्टीरिलाइज किए जाते हैं। जबकि जो ड्राई हीट है उसमें ऑक्सीडेशन जो होती है केमिकल्स की वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 170 के ऊपर, और ये 2 से 4 घंटे के लिए उसको ओवन में रखा जाता है और वहाँ पे वो स्टीरिलाइज होते हैं। यहाँ तक ये बात, ये जो हम कह रहे थे टेम्परेचर वाली। दूसरी जो बात है वो है रेडिएशन की। सर्टन रेडिएशंस हैं, कुछ खास किस्म की रेडिएशंस हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो होनी कौन सी चाहिए, 300 नैनोमीटर से नीचे वाली, बिलो 300 नैनोमीटर। अगर आपको याद हो तो जितनी भी हमने रेडिएशंस पढ़ी हैं उनकी जो होती है स्ट्रेंथ वो नैनोमीटर्स में होती है। तो इनमें कौन सी वाली यूज़ करनी है, वो है 300 नैनोमीटर वाली। ये कॉमनली यूज़ की जाती है टू किल माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो इनमें इनकी जो एग्जांपल है अगर वो आप ज़हन में रखें तो है गैमा रेस को हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तीसरा जो मेथड है फिजिकल मेथड में से वो है हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, जैसा कि सीराज हो गए यानी जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं वो, या जो उसके ऊपर लगाने वाले पायोडीन वगैरह, डेटॉल्स। एंटीबायोटिक्स हो गई मेम्ब्रेन वाली, अब ये अंदरूनी बात हो रही है, मेम्ब्रेन के अंदर वाली एंटीबायोटिक्स हो गई, या हार्मोन्स हो गए। ये जो है वो स्टीरिलाइज किए जा सकते हैं बाय मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए फिल्टर जो हैं वो इनको स्टीरिलाइज कर देंगे, साफ कर देंगे। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी इसको साफ करने का बायस हैं। तो यहाँ तक एक तरीका हमने डिस्कस कर लिया फिजिकल मेथड का, जिसमें स्टीरिलाइज करवाते हैं हाई टेम्परेचर से, जिसमें हम मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट यूज़ करते हैं या रेडिएशंस यूज़ करते हैं और मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ करते हैं। दूसरा तरीकाकार मेरा बेटा जिसमें हमने डिस्कस करना वो है केमिकल मेथड्स। केमिकल्स के बारे में हमने अब डिस्कस करना कि वो जो केमिकल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इनको मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो कौन से हैं, क्या नाम है उनके और किस तरह वर्क करते हैं। तो जो इसमें केमिकल मेथड है इसमें जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उनमें नंबर 1 पे आती है एंटीसेप्टिक्स, और दूसरी जो इसमें चीज़ है इससे मिलती जुलती हुई है डिसइंफेक्टेंट। दोनों का नाम इकट्ठा इसलिए बोल रहा हूं मेरे बेटा कि ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है एंटीसेप्टिक्स में और डिसइंफेक्टेंट में। तो मैंने हाईलाइटेडली यहाँ पे उसको डिस्कस किया है, वो ज़हन में रखिएगा कि जो एंटीसेप्टिक है वो ऐसा केमिकल एजेंट है जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर एक्ट करके माइक्रोब्स को मारता है। किसके ऊपर भला? लिविंग टिश्यूज के ऊपर। यानी ऐसी दवा जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर मौजूद माइक्रोब्स को किल करेगी वो कहलाएगी एंटीसेप्टिक। क्या कहलाएगी? एंटीसेप्टिक। जो इसकी एग्जांपल्स हैं डिटॉल हो गया, ये जो हम अक्सर यूज करते हैं घरों में, डिटॉल, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत सारे आलात में उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो जबकि जो डिसइंफेक्टेंट है ये ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर एक्ट करके लिविंग ये जो माइक्रोब्स हैं उनको मारते हैं। किसके ऊपर भला? नॉन लिविंग के ऊपर। तो मेरा बेटा सबसे ज्यादा जो वाज़े फर्क आया वो क्या आया? एंटीसेप्टिक माइक्रोब्स को किल करती है किसके ऊपर? लिविंग टिश्यूज के ऊपर। और डिसइंफेक्टेंट किसके ऊपर वर्क करेगी? नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर। तो दोनों में ये वाज़े फर्क है। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो हैलोजिन्स आती हैं और अल्कोहल्स आते हैं, फिनोल्स आते हैं, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड होता है वो आते हैं। तो ये वो केमिकल्स हैं जो नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर एक्ट करके माइक्रोब्स को मारेंगे, जबकि डिटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो हैं वो लिविंग टिश्यूज के ऊपर जाके उसको माइक्रोब्स को किल करेंगे। तो जो लिविंग के ऊपर किल करेगा वो एंटीसेप्टिक,
जो नॉन लिविंग के ऊपर करेगा वो डिसइंफेक्टेंट। ये वेरी बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कहते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स जो हैं उनको एक्चुअल में हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं बोला उनको? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसको कहेंगे? कौन सी चीज है? ये वो चीज है जो वर्क करती है विद नेचुरल डिफेंस सिस्टम। नेचुरल डिफेंस सिस्टम मींस हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ मिलके, नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके ये काम करती है एंटीबायोटिक, और ये स्टॉप करती है, स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करती है, उनको और ग्रो नहीं करने देती। मतलब बात करने का कि जो एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं वो डायरेक्टली किल नहीं कर रही उसको, जाके वो जाके आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम चलाते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करती है, तहरीक देती है ताकि वो एक्टिव हो जाएं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें अगेंस्ट द एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस ने जो एंटीजेंस प्रोड्यूस की होती हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएं और वो एंटीबॉडीज जाके उन एंटीजेंस को यानी पैथोजेंस को किल कर दें। यानी वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवानी है एंटीबायोटिक का वो काम है। एंटीबायोटिक डायरेक्ट उस पर असरअंदाज नहीं होगी, इसलिए लिखा है कि ये नेचुरल सिस्टम के साथ मिलके काम करती है, अकेली काम नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, ये नाम आपने सुने होंगे, मार्केट में अवेलेबल इंजेक्शंस के हैं। पेनिसिलिन, ये तो आपने पहले कई बुक्स में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। तो ये जो है ये एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स हैं जो नेचुरल जो है ना डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। फिर इसके बाद ये एक्ट करते कैसे? ये एक्ट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। वो कंट्रोल कैसे होगा? वो कंट्रोल या तो हो सकता है माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट से। माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट किसको कहते हैं भला? उसको जो इमीडिएटली किल कर दे इन बैक्टीरिया को। पहला इफेक्ट क्या होगा इनका एंटीबायोटिक्स का कि ये इमीडिएटली किल करेंगे, जाके मार देंगे, अचानक फौरन जाके बैक्टीरिया को मार देंगे ताकि वो बीमारी ना फैला सके, आगे ना जा सके और बात खत्म हो जाए। जबकि दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो है माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट। माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर देता है, यानी अब वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देगा। जितने मौजूद हैं उतने तो रहेंगे लेकिन और नए नहीं बन सकेंगे, यानी उसकी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, उतनी पे रुक जाएगी। मतलब जिस तरह नहीं आप कहते कि बीमारी की ग्रोथ को रोक देना कि और बीमारी ना बढ़े, सिर्फ उतनी रहे, बाद में आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज को रोक देंगे, फिर हम उस पर एक्ट करके तो उसको किल करेंगे। तो दूसरा इफेक्ट इनका माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट होता है। तो दोनों इफेक्ट हैं, एक माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट जिसमें वो डायरेक्टली उसको इमीडिएटली किल करेगा, और दूसरा माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट जो इनहिबिट करेगा उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कि वो और ज्यादा रिप्रोड्यूस ना कर सके। जैसे कि आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था 20 to 60 मिनट्स के दरमियान वो 1 से 2 बन जाता है। तो अगर हम उसकी यही मिकदार रोक दें तो बीमारी और ज्यादा बढ़ने से रुक जाएगी। तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे होते हैं। इसके बाद अब हमने जो देखना है वो क्या देखना है कि ये एक्ट कैसे करती हैं। एक्ट ऐसे करती हैं, मोड ऑफ एक्शन इनका ये है कि ये डैमेज कर देती हैं। क्या किसको डैमेज करेंगी? ये मेल फंक्शनिंग करवाएंगी उसकी, यानी उसके फंक्शन को तबाह कर देंगी बैक्टीरिया के। बिकॉज हमने मेरा बेटा पहले भी डिस्कस किया था, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। इसको ना तो आप गला दबा के मार सकते हैं, ना इसको आप शूट कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती कि जिससे आप उससे छुटकारा हासिल कर लें, और ना ही उसमें कोई सांस की नाली है कि जो बंद हो जाएगी तो उसको सांस नहीं आएगा तो वो तब मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या पड़ेगा? उसका फंक्शन रोकना पड़ेगा। जी मेरा बेटा, उसकी जो रिप्रोडक्शन है, उसकी जो ग्रोथ है, उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। उसको रोक देंगे तो वो फिर ग्रो नहीं कर सकेगा, आगे अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकेगा, प्रोजेनी नहीं आएगी। जब उसका नंबर नहीं बढ़ेगा तो डिसीज नहीं होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसके लिए ही हम एक्ट करते हैं। तो वो कहता है इसकी मेल फंक्शन करवा देता है, यानी इसको काम करने से रोक देता है, इसके फंक्शन तबाह कर देता है। किसमें? सेल वॉल में, उसकी मेम्ब्रेन्स में, उसके साइटोप्लाज्म में, उसके एंजाइम्स को तोड़ देता है या उसके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है। यही बात हमने कई बार डिस्कस की कि बैक्टीरिया को अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका आप न्यूक्लिक एसिड तोड़ दें
उसके आप एंजाइम्स को तबाह कर दें, ताकि वो उन एंजाइम्स को यूज करके या उस न्यूक्लिक एसिड को यूज करके आप में और इन्फेक्शन ना फैला सके। तो ये मोड ऑफ एक्शन है मेरा बेटा इन जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स का है, कि जो एंटीबायोटिक्स का है, कि किस तरह जाके ये उनको मारती हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने कहा कि उसका कंट्रोल घरों में, इंडस्ट्रीज में, मेडिकल फील्ड्स में ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? ताकि बीमारियों से बचा जा सके, ताकि खुराक जो वो ख़राब करता है उसके नुकसान से बचा जा सके। तो हमने कहा कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया दो तरह का है, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हमने स्टीरिलाइजेशन डिस्कस किया, जो कि ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल एजेंट्स को यूज करके बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। इसमें हमने पढ़ा कि ये जो है वो तमाम लाइफ फॉर्म्स को किल कर देता है। इसमें जो तरीकेकार इस्तेमाल होते हैं, एक है हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर में जो दो चीजें यूज होती हैं वो है मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। हाई टेम्परेचर मिनिमम होता है 60 डिग्री का, मैक्सिमम 170 डिग्री का। अब जो मॉइस्ट हीट है वो कोआगुलेशन करवाती है। कोआगुलेशन से मुराद है उसका जम जाना, उसके मॉलिक्यूल्स को फ्रीज कर देना या उसको जो है ना ब्रेक कर देना, जिससे कि वो कोआगुलेट हो जाए और आगे वर्क ना कर सके। और ये होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जिस मशीन में ये करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव। और ये करते किस लिए? ताकि हम सर्जिकल ड्रेसेस जो हैं उनको साफ कर सके, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साफ कर सके। और जो ड्राई हीट है वो ऑक्सीडेशन करवाती है केमिकल्स की एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड 2 to 4 आवर्स। और ये होती है ओवन में, कि उसमें आप करेंगे तो वो 2 से 4 घंटों में उसको किल कर देंगी। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो रेडिएशन वाला तरीका था। तो उसमें हमने कहा 300 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है या उससे कम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन है उसको कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। उनकी एग्जाम्पल है गैमा रेज। गैमा रेज हम ज्यादातर उसको यूज करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को फिल्टर कर लेते हैं, जैसे कि सीराज, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स, इनको मेम्ब्रेन भी फिल्टर कर लेती है। ये था फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमने कहा कुछ केमिकल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज करके हम बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात की। एंटीसेप्टिक मेरा बेटा वो सब्सटेंस होता है जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर मौजूद माइक्रोब्स को किल करता है, जब इसकी एग्जांपल है डिटॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर पड़े हुए माइक्रोब्स को किल करता है, और इसकी एग्जांपल है हैलोजेंस, अल्कोहल्स या फिनोल्स, ये काम करते हैं। फिर हमने कीमोथेरापेटिक एजेंट्स यानी जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में जिक्र किया कि वो भी माइक्रोब्स को किल करती है या बैक्टीरिया को किल करती है। और वो करती कैसे है? वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिल के काम करती है और वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देती है, जैसा कि टेट्रासाइक्लिन हो गया या पेनिसिलिन हो गया। ये एक्ट कैसे करती है पॉपुलेशन पे? वो हमने दो एक्ट उसके देखे, एक माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट है और एक माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट है। इन दोनों में भी डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट मेरा बेटा होता है वो जिसमें वो डायरेक्टली जाके इमीडिएटली उसको किल कर दे, जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट जो है उसमें वो इनेबल करती है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, यानी उसको रिप्रोड्यूस करने से रोक देती है, उसकी कैपेसिटी कम कर देती है। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये काम कैसे करती है? ये ऐसे काम करेंगी कि ये डैमेज कर देंगी उसके फंक्शंस को, उसके सेल वॉल के फंक्शन को, उसकी सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन को, उसके साइटोप्लाज्म को, एंजाइम्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। जब ये इनमें से फंक्शंस खत्म हो जाएंगे या ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये आगे ना इन्फेक्शन फैला सकेगा, ना ही अपना नंबर बढ़ा सकेगा और ना ही डिसीज कॉज कर सकेगा। यहां तक हमने इसका कंट्रोल पढ़ा। अब मेरा बेटा जिनका भी हमने जिक्र किया एंटीबायोटिक्स का, एंटीसेप्टिक्स का, इन सब का, उनके बारे में हमने ये पढ़ना है कि उनका एक्चुअल यूज क्या है और उनका मिस यूज क्या है, यानी उनको हम किस तरह यूज करें तो हमारे लिए फायदेमंद है और किस तरह यूज करने से उनका नुकसान है, उनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो मेरा बेटा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जी जो एंटीबायोटिक है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक यूनानी जो जुबान है उसका लफ्ज है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोस का मतलब है लाइफ, यानी अगेंस्ट द लाइफ या अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बायो यानी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, मार देते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो सिंथेसाइज करवाई जाती हैं बैक्टीरिया से ही, फंजाई से भी और कुछ लैब में भी करवाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका जो ओरिजिन है वो लिविंग सेल्स ही हैं,
यानी लिविंग सेल्स से ही एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स बनवाई जाती हैं, वो इसका ज़्यादा अच्छा मौसर ओरिजिन होते हैं। अब वो कहता है कि जी अब हमने ये तो जान लिया कि जी ये एंटीबायोटिक होती हैं, इसका ये मतलब है और ये इसमें से हासिल होती है। अब आपने ये देखना है कि उसका यूज़ क्या है, किस तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम किसी भी एंटीबायोटिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा बेटा जब भी हमने किसी दवाई को सिलेक्ट करना है, किसी ड्रग को, किसी मेडिसिन को सिलेक्ट करना है अपनी बीमारी के लिए, उसके हमने दोनों पहलू देखने हैं। कौन से दोनों पहलू? पहला पहलू तो हम ये देखेंगे कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी वो किस तरह काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको यूज़ करने से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनको जो खाएं तो वो कॉज करती हैं थोड़ी सी नौजिया, या कभी कभी ऐसा होता है कि वोमिटिंग भी हो जाती है। या कुछ दवाइयाँ जैसे कि खांसी के शरबत हैं, उनमें अल्कोहल होती है तो उनमें नींद या सुकून आवर जो परसेंटेज है वो भी होती है, तो वो लें तो वो थोड़ी सी नींद आती है और बाद में बंदा ठीक हो जाता है। इसी तरह जैसे पोलियो की वैक्सीन है या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें आप पोलियो की वैक्सीन है या जो चीचक वगैरह का जो इंजेक्शन है वो आप लगवाएं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को बुखार हो जाता है, यानी उनका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? वो बुखार कॉज करेगी तो उससे क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और वो एंटीबॉडीज़ फिर अपना वर्क स्टार्ट करेंगी। यानी अगर आपने वो हिफाजती इंजेक्शन लगवाना है किसी बच्चे को तो डेफिनेट सी बात है उसको एक बार बुखार ज़रूर होगा, ये उसका मोड ऑफ एक्शन है और आपको परेशान नहीं होना होगा, उससे वो आगे सही से जो ना वर्क करना शुरू कर देगा। यही बात हमने देखनी कि कौन सी दवाई किस तरह असरअंदाज होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह हमें जो है वो फायदा पहुंचाती है। फिर दूसरी बात जो हमने देखनी वो ये है कि इसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यानी अगर खुदा न खास्ता ये दवाई हमें रिएक्शन कर जाती है, उल्टा रिएक्शन कर जाती है, बजाय के फायदा देने के नुकसान देगी, तो कितना का नुकसान देगी या किस तरह का नुकसान देगी और हम उससे कैसे बच सकते हैं। ये दो बातें ज़हन में रखते हुए फिर आपको एंटीबायोटिक जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, और ये काम जो है वो डॉक्टर्स करते हैं। वो आपसे पूछ के, आपके सिस्टम्स के बारे में पूछ के, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, आप आजकल जो ज़्यादा बात चलती है बीपी हाई लो की, क्या आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई रहता, इन सारी चीज़ों को चेक करके फिर आपके लिए वो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके देता है। और यही एक एक्चुअल मेथड है। और मेरा बेटा ये फिर क्या होता है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, एक को डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी है और दूसरा उसी को देख के वो मेडिसिन ला के तो खुद खाना शुरू कर देता है। दैट इज नॉट गुड। वो क्या है, वो तो उसको डॉक्टर ने उसके सिस्टम्स पूछ के उसके मुताबिक वो दी थी, आपको तो नहीं उसने पूछा और ना आपके सिस्टम्स का उसको पता था। आपका सिस्टम और उसका सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जब आप वही मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको वो साइड इफेक्ट कर देगी, तो फिर आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, उस पे वो असरअंदाज अच्छा कर रही है और मेरे पे नहीं कर रही। उसकी वजह यही है मेरा बेटा कि आपने सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो खुद ही अंदाजे से कर ली। आपने उसको ये नहीं देखा कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या था, उसका जो रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन है वो क्या था। उसके लिए आपको ये चीज़ें देख के फिर एंटीबायोटिक जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल ये भी है कि आपने कई ये बात जो अभी मैं कर रहा था हाई ब्लड प्रेशर वाली, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बीपी हाई का मसला है। अच्छा, उस बीपी हाई में तो एक ही मेडिसिन हो सकती है, एक ही टैबलेट हो सकती है जो सब खा लें सुबह शाम, लेकिन उसमें भी कई फॉर्मूलाज हैं जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जैसे कि टेनॉर्मिन हो गई या इस तरह की कुछ एक दो और हैं। उनमें हर किसी को टैबलेट बदल के दी हुई है डॉक्टर ने। ये भी किसी को आपके घर में बीपी का मसला है तो आप देख लें, उसमें आपको मेडिसिन आपके पास मौजूद होगी। उसकी वजह क्या है, उस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ ऐसी ऐड की होती है जो उस बंदे जिसको दी जा रही है उसके सिस्टम के साथ मैच करती है। अगर वो दूसरी खाता है तो उसको रिएक्ट कर जाती है, ये भी इसमें मसला है। तो सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में ये चीज़ें हमें ज़रूर देखना पड़ती हैं। अगली बात जो हमने यूज़ की, इसकी बात करनी, यूज़ में देखें मेरे बेटा कि हमने मेडिसिन फिर यूज़ करनी है एज डिस्क्रिप्शन ऑफ या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। डॉक्टर जो हमारा है वो जितनी मेडिसिन कहे और जिस तरह कहे उसी तरह आपने खानी है, अपने तौर पे ज़्यादा या कम नहीं खानी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होता है कि एक शरबत दिया गया खांसी का, उसमें कहा जाता है कि जी आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच लेने हैं एक टाइम में। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो क्या करते हैं, मुंह को लगाते हैं सिरप और आधा पी जाते हैं, उससे क्या होगा, वो कहते हैं जी जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, ये जो आप ओवरडोज कर रहे हैं वो आप पे रिएक्ट करेगी जाके,
और आपके सिस्टम्स को खराब कर देगी बजाय के फायदा पहुंचाने के। सो आपने उतनी ही दवाई लेनी है जितनी फिजिशियन ने कही है, जितनी डॉक्टर ने कही है। उसने 1 चम्मच कहा है तो आप 1 चम्मच लेंगे, उसने 2 चम्मच कहा है तो आप 2 चम्मच लेंगे। अपनी मर्जी से पूरा सिरप एक ही वक्त में आप अंदरों ढेल लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। फिर दूसरी चीज, वो जो आपको दवाई दी गई है वो आपने लेनी है एट रेगुलर इंटरवल्स, एक खास मौका या वक्त बताया जाता है। मसलन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको वो कहता है कि जी 3 टाइम आपने लेनी है जी, ये गोली आपने सुबह दोपहर शाम खानी है। अब आप क्या करें, वो जो 3 गोलियां थी आप कहें जी मेरे पास तो टाइम नहीं बचेगा, आप क्या करें वो तीनों टाइम की दवाई एक ही वक्त में खा लें, या एक टाइम की दवाई भूल जाएं तो दूसरे टाइम में आप डबल खा लें। नहीं, इस तरह भी फिर प्रॉब्लम कॉज होगी, इस तरह भी इफेक्ट जो है वो बुरा होगा। इसलिए आपको वो जो डोज है वो रेगुलर इंटरवल पे ही लेनी पड़ेगी। फिर आप क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं करते ट्रीटमेंट का कोर्स। कैसे, आप क्या कहते हैं जी 2 दफा मेडिसिन खा ली, मतलब अगर डॉक्टर ने दी थी 3 खुराकें, 3 डोज दी थी, तो आपने 2 डोज खाई तो आप बिल्कुल फिट, आपको लगा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ या मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो आप तीसरी जो उसकी खुराक थी, डोज थी, वो लेते ही नहीं है, फेंक देते हैं। कहते हैं जी अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैंने ये मेडिसिन क्यों खानी। नहीं, दैट इज रॉन्ग, आप वो गलत कर रहे हैं। क्यों? अभी हमने पीछे कहा था, पहले होता है माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट, फिर होता है माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट। यानी पहली जो 1 या 2 डोज थी उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था, बीमारी अब और नहीं फैल रही थी। फिर बाद वाली जो मेडिसिन है उसको एक्चुअल में किल करना है। अगर मेरा बेटा आप पूरी मुकम्मल डोज नहीं लेंगे तो आपको बार बार लेनी पड़ेगी। फर्ज करें डॉक्टर ने अगर आपको कहा 3 दिन मेडिसिन खानी है, आपने 2 दिन मेडिसिन खाई और आपको लगा आप बिल्कुल फिट हो गए, तीसरी दिन की आपने नहीं खाई, बैक्टीरिया दोबारा ग्रो करना शुरू कर देगा चंद दिन बाद। फिर दोबारा फिर जब वो आपको दवाई देगा तो फिर वो 3 दिन की ही देगा। तो देखिए, अगर आप पहले उसकी बात मान लेते, आपको 3 दिन मेडिसिन खानी पड़नी थी, अब आपको 6 दिन मेडिसिन खानी पड़ रही है और बीच में अब तकलीफ अलग, पैसे अलग जाया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार की जो मेडिसिन दी जाती है अमूमन 7 से 14 दिन के लिए दी जाती है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की मेडिसिन होती है कंप्लीट कोर्स। अगर आप 1 या 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल मेडिसिन खाएंगे टाइफाइड की तो फिर वो जान छोड़ेगा। ये इस तरह का जो है ना बुखार है कि वो बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है, वापस आता रहता है। तो उसको बिल्कुल मुकम्मल खत्म करने के लिए आपको मुकम्मल डोज लेनी पड़ेगी, 7 दिन की, 10 दिन की या 14 दिन की, जितनी आपके डॉक्टर ने कही है। अगर आप इसमें से 1 या 2 डोजेस भी मिस कर देंगे, अगली दफा आपको फिर 7 दिन का टेनोर पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्लीट कोर्स जो है वो जरूरी है। इसी तरह टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है, जो सांस की फेफड़ों की बीमारी होती है, उसमें पूरा जो है ना वो सब्र आजमा वक्त है 6 से 9 माह का। कम से कम 6 माह की मेडिसिन जो है उसमें दी जाती है और आपने वो 6 माह तक लगातार मेडिसिन खानी होती है और परहेज भी करना होता है। अदरवाइज जिस मंथ में आप उसको छोड़ेंगे दोबारा फिर आपकी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी और फिर उतने ही मंथ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो इट मीन्स हमें रेगुलर इंटरवल्स पे कंप्लीट कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो उसमें हम कहते हैं कि जी इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जैसे कि पहला इफेक्ट तो यही है कि ये ड्रग रेजिस्टेंसी पैदा कर देता है जिस्म में, बॉडी में, उन जो है ना मरीजों में जो ज़्यादा इसको खाते हैं। अब अगर आप मेडिसिन को बार बार यूज करेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, तो वो उस जो एंटीजन आप उसको देते हैं, यानी वो जो चीज़ें उसको मिल रही होती हैं उनके खिलाफ वो जीन्स पैदा करता रहता है, रेजिस्टेंस पैदा करता रहता है। तो अगर ज़्यादा खाई जाएगी मेडिसिन तो वो डिसीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब वो डिसीज जो है वो उस दवाई से ख़त्म नहीं होगी, फिर आपको ओवरडोज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले कई बार 2 mg की टैबलेट्स खाई हैं तो अब अगली बीमारी में आपके ऊपर 2 mg की टैबलेट असर नहीं करेगी, अब आपको 4 mg या 5 mg जो है मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस तरह उसमें रेजिस्टेंसी आ जाती है। उससे अगली बात जो है वो मेरा बेटा वो है क्या है, इंटरेक्ट विद मेटाबॉलिज्म। जो दवाई है ये जाके आपके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करती है, यानी जो निज़ामी इंतज़ाम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर भी असरअंदाज होती है। उससे क्या होगा, अगर ये आपके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असरअंदाज करेगी तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो खाने से आपको वोमिटिंग आ जाती है।
क्या हो जाना, ठीक है। डायरिया कुछ लोगों को हो जाता है दवाई खाने से, नौजिया हो जाता है, मतली की जो होती है मतली की हालत वो हो जाती है। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपने जो मेडिसिन खाई है वो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ जाके रिएक्ट कर गई और उसने आपके मेटाबॉलिज्म को खराब किया। मेटाबॉलिज्म को खराब किया तो जो कुछ भी आपने खाया पिया था मेडिसिन लेने से पहले वो सारा बाहर आ जाएगा, एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी। फिर उसके बाद डायरिया हो जाएगा, लेस जो जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, वाटर ज़्यादा फीसद के साथ आएगा तो डायरिया हो जाएगा। और इवन दैट इससे ऐसा भी होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स गलत ले रहे हैं या ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो डेथ भी हो सकती है। डेथ कॉजिंग जो एंटीबायोटिक्स हैं उनमें एक का नाम एरिथ्रोमाइसिन भी है। एरिथ्रोमाइसिन अगर आप बगैर डिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं तो वो डेथ भी कॉज कर सकती है। इससे अगली बात यह है एलर्जिक रिएक्शंस की। ये कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं या बल्कि ज़्यादातर जो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो लेने से आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी जैसे कि हो जाती है वो, तो पेनिसिलिन एक ऐसी जो है ना एंटीबायोटिक है जो कॉज करती है एलर्जिक रिएक्शंस सच एज एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस एक जो है ना वो एलर्जी है जो फूड से भी हो सकती है, पोलन से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को इनहेल करने से हो सकती है। वो एलर्जी पेनिसिलिन कॉज करती है। आपने ज़्यादा पेनिसिलिन ले ली, बगैर डिस्क्रिप्शन के पेनिसिलिन ले ली तो उससे एनाफिलैक्सिस हो जाएगा। एनाफिलैक्सिस जो है ये बहुत मूजी मर्ज है, इवन दैट इससे भी डेथ हो जाती है। तो उसको फिर रिटेन करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए फिर आपको ना जी एक इंजेक्शन देना पड़ता है जिसको कहते हैं एपिनेफ्राइन का इंजेक्शन। ये मेरा बेटा आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे नेफ्राइन एपिनेफ्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और उसकी एक्सक्रीशन क्या है। वो एपिनेफ्राइन जो है वो फिर इसको जाके तो मेंटेन करता है, उसको दोबारा रिटेन करता है और उसको क्लियर करता है। अदरवाइज अगर ये इंजेक्शन टाइम पे ना दिया जाए तो इससे भी ये भी फैटल हो सकती है और उससे भी डेथ कॉज हो सकती है। इसके अलावा मेरा बेटा आपने ये बात तो बूढ़ों से भी सुनी होगी, बड़ों से भी सुनी होगी, डीफनेस की, कि जी मेडिसिन या टैबलेट्स खा खा के जी सुनता कुछ नहीं है, कान बंद हो गए। वो क्या है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बार बार खाने से ऑडिटरी नर्व, ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, कान की नर्व जो दिमाग को जाती है, ये इफेक्ट हो जाती है। ये मैसेज ले जाने के काबिल नहीं रहती। जब मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेट सी बात है दिमाग को नहीं पता चलेगा क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या, वो डीफ हो जाएंगे, डेफ हो जाएंगे, बहरे जिसको हम कहते हैं वो हो जाएंगे। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये डीफनेस कॉज करती है और ऑडिटरी नर्व के ऊपर जाके इफेक्ट करती है। आखिरी जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है डिसकलराइजेशन ऑफ टीथ। ये दांतों की जो एनामल है, ये जो दांतों के ऊपर हमें वाइट सी कलरेशन नजर आती है, ये एनामल इसको हम कहते हैं। एनामल जो है उसको उतार देते हैं और दांतों पे आपको धब्बे धब्बे से नजर आते हैं। ये उन बच्चों में भी आपने देखा होगा जिनको बचपन में बीमारी हुई थी और उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली मेडिसिन देनी पड़ी, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। तो डीकलराइजेशन ऑफ टीथ जो है वो भी एंटीबायोटिक्स के यूज से होती है। टेट्रासाइक्लिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन होगी ये, और इससे रिलेटेड बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो डिसकलराइजेशन ऑफ टीथ करवाती हैं, और स्पेशली इन यंग्स, बच्चों में या जवानों में जब ये जिनमें टीथ अभी डेवलप हो रहे होते हैं, उनमें अगर एंटीबायोटिक्स बगैर फिजिशियन की हिदायत के दी जाए या ज़्यादा डोजेस दी जाए तो उनको लेने से उनके दांतों की एनामल उतर जाती है, उनके दांत या डिसकलराइजेशन की तरफ चले जाते हैं और इस तरह फिर वो उन बिल्कुल ठीक नहीं होता, एंड तक ठीक नहीं होता, वो दांत उनके उसी तरह रहते हैं, आप जो भी उसको कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात जो है वो कंप्लीट हुई। इसमें दूसरे टॉपिक में हमने डिस्कस किया यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूज़ में हमने कहा कि उनको सेलेक्ट करना चाहिए उसका मोड ऑफ एक्शन देख के, उसके एडवर्स इफेक्ट्स देख के, और उसको यूज़ करना चाहिए एंटीबायोटिक्स को एज प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर के कहने के मुताबिक, और रेगुलर वक्फों के ऊपर आपको वो दवाई लेनी चाहिए और कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। अगर कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे तो दोबारा से मेडिसिन खानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कंप्लीट कोर्स है टाइफाइड का 7 से 14 दिन का, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है जिसको हम कहते हैं टीबी, उसका 6 से 9 माह का है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन ना खाएं, या हम अपनी मर्जी से मेडिसिन खाना शुरू कर दें, या रेगुलर इंटरवल में मेडिसिन ना लें, तो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बुरे असरात होते हैं। वो क्या कि हम में जो बीमारी है वो और बढ़ती जाती है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। और इसके अलावा अगर वो मेटाबॉलिज्म के साथ रिएक्ट कर जाए तो वोमिटिंग हो जाती है, कै आना, डायरिया हो जाता है, नौजिया हो जाता है, इवन दैट डेथ भी कॉज हो जाती है। और डेथ कॉज करने वाली एंटीबायोटिक्स में एरिथ्रोमाइसिन का नाम भी आता है। एलर्जिक रिएक्शंस हैं, पेनिसिलिन एलर्जी कॉज करती है काफ़ी किस्म की,
और इसमें एलर्जी क्या, एक एलर्जी का नाम है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस जो है वो ऐसी एलर्जी है कि जो डेथ भी कॉज कर सकती है, इतनी ज़्यादा सीवियर होती है, फिर उसको एपिनेफ्राइन का इंजेक्शन देके तो न्यूट्रलाइज करवाया जाता है। डीफनेस, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है वो खाने से डीफनेस हो जाती है, बहरापन हो जाता है कि सुनाई नहीं देता फिर इतनी सारी खुश्क मेडिसिन खाने से, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी जो एंटीबायोटिक है जो डीफनेस कॉज करती है, क्योंकि वो ऑडिटरी नर्व के ऊपर इफेक्ट करती है। डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ है, तो यंग्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अगर ज्यादा मेडिसिन खा लें, बचपन में उनको बीमारी हो जाए या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन खा लें, तो उनके दांतों का एनेमल या कलर उतर जाता है, और वो ज्यादातर टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड जो एंटीबायोटिक्स हैं वो करवाती हैं, उसको हम कहते हैं डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ। ये थे जो एंटीबायोटिक्स के उसके यूज एंड मिस यूज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।